हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन वर्ड बताया था बेटा। कंसंट्रेशन मीन्स क्या है? विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करे। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमने डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करना है, जिसमें से दो मेथड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड मेनली फोर टाइप्स: मास अपॉन मास परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम अपॉन मास परसेंटेज। एंड सेकंड वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यूनिट क्या बनती है बेटा? ये यूनिट यहां मैंने बना रखी है स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर। अब हमें क्या करना है बेटा? थर्ड मेथड को डिस्कस करना है। तो देखेंगे ध्यान से, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड इज मोलैरिटी। नंबर 3, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और मोलैरिटी होती क्या है बेटा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को n मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी का? मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट या तो डायरेक्ट मोलर ही लिख देते हैं, डायरेक्ट मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर ऐसे करके, या फिर बेटा मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। ये क्या होगी? यूनिट हो गई। तो मोलैरिटी आपको मिलेगा 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, तो वहां कैपिटल M गिवन होगा, या फिर क्या होगा? मोल पर लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोलर मास। ठीक है, क्योंकि कैपिटल M क्या? मोलैरिटी भी है, इनटू 1 अपॉन नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लीटर की बजाय मैं किस में लिख रहा हूं? ml, मिलीलीटर, या फिर cc। cc मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपको बता दूं, 1 लीटर जो होता है 1000 ml के, या फिर 1000 cc, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सीसी का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml किसके बराबर होता है? 1 cc के बराबर होता है। तो पहले था बेटा लीटर में, अब कर दिया ml में, तो क्या आ जाएगा? ऊपर 1000 आ जाएगा। सोल्व करके देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। हमने नंबर ऑफ मोल्स को किस में तोड़ दिया? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और क्या हो जाएगा बेटा? cc में। तो सेंटीमीटर क्यूब में हो या ml में हो, ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम गिवन होती है। तो थर्ड मेथड हमारा हो गया बेटा। ऐसे ही नंबर 4 मेथड है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी नंबर 4, फॉर्मेलिटी। बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मोलिकुलर के लिए हम मोलर मास यूज करते हैं, मोलिक्यूल के लिए क्या यूज करते हैं? मोलर मास यूज करते हैं। लेकिन अगर सोल्ट आ जाए तो सोल्ट के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला मास यूज करते हैं। तो जहां मोलैरिटी में मोलर मास का नाम है, वहां क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बस एक जैसे है, सिर्फ नेम में डिफरेंस है। नेम में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये मोलिक्यूल के लिए होता है और ये सोल्ट के लिए होता है। सोल्ट के लिए मोलैरिटी नहीं बोलते, सोल्ट के लिए हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं बेटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
गिवन मास ऑफ सोल्यूट या सोल्ट, गिवन मास ऑफ सोल्ट डिवाइड बाई फॉर्मूला मास ऑफ सोल्ट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। अगर यहाँ लीटर में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, अगर वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है। अगर सेंटीमीटर क्यूब या ml में तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो 4 टर्म्स हो गई बेटा, बिल्कुल मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है, मोलैरिटी मोलिकुलर के लिए यूज होती है और सोल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की बेटा। नंबर 5, नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अब बीच में नंबर 5 पे बेटा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी के ऊपर मैं कंप्लीट एक लेक्चर डालूंगा जिसमें कंप्लीट नॉर्मेलिटी के बारे में होगा। फिलहाल मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख के चलूंगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा ये वैल्यू है कैसे, आती कैसे है। तो फिलहाल जनरली लिख रहा हूं मैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब आप सोचोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे इसको लिखते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, डिवाइड बाय क्या हो गया, लीटर हो गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट है, मैं कंप्लीट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ये निकालना सिखाऊंगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकलता है, ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000। क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम को मैं किस में लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको वॉल्यूम ml और सेंटीमीटर में तो ऊपर 1000 आ जाएगा, लीटर में तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये एसिड बेस सोल्ट सबका अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मेलिटी के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बना के मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल तक आपको ये क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट लेक्चर जब नॉर्मेलिटी का आ जाएगा उसके बाद ही करेंगे बेटा। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब मैं आप लोगों को कुछ रिलेशन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। हमने स्ट्रेंथ पढ़ा बेटा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, अगर हमारे पास मान लो मोलैरिटी है, मोलैरिटी, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू में मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर मोलैरिटी है और हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो मोलैरिटी इनटू में मोलर मास, हम क्या निकाल देंगे, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में। ऐसे ही स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला और है इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू में इक्विवेलेंट मास। तो ये भी किस में आएगी, ग्राम पर लीटर। यानी कि अगर हमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पता है और साथ में क्या बेटा, मोलर मास या इक्विवेलेंट मास पता है, तो मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे बैठ के ये नोट्स बनाएंगे भी, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो नंबर 5 टर्म थी हमारी नॉर्मेलिटी। अब नंबर 6 टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 6 टर्म बेटा। नंबर 6 पे है बेटा मोलैलिटी, स्मॉल m। देखो वो मोलैरिटी थी कैपिटल M, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी स्मॉल m। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट का मास किलोग्राम है, यूनिट क्या बनेगी? सोल्यूट क्या बेटा? मोल्स में, मोल पर किलोग्राम। सोलवेंट किस में है? किलोग्राम में। तो वैल्यू को सोल्व करो, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो? गिवन मास या वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट। किलोग्राम की बजाय ग्राम्स में लिखता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स, तो ये क्या आ गया बेटा? 1000 में आ गया ऊपर। तो ये किसका फॉर्मूला है? मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ये बात क्लियर होगी यहां तक? ठीक। अब उसके बाद देखेंगे, अब एक चीज देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूं, हमने 2 टर्म और पढ़ी इससे पहले। नंबर 5 पढ़ी नॉर्मेलिटी, नंबर 4 पढ़ी मोलैरिटी। अगर आप नंबर 5 और 4 की बात करो, जो भी आपने फॉर्मूला बनाया उसके नीचे वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी नीचे क्या आई थी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आई थी बेटा। ऊपर जो भी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां था ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन लीटर्स। और ये क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और ये थी इन लीटर। दोनों के नीचे बेटे क्या? वॉल्यूम। यानी दोनों टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो एज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो ये वैल्यू भी क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, नहीं तो अगर हम मान लो किसी भी सॉल्यूशन की मॉर्निंग के टाइम में मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालेंगे, फिर आफ्टरनून में निकालेंगे और फिर इवनिंग में निकालेंगे, तो वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसलिए हम डेली लाइफ में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का कम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मोलैलिटी की बात करो बेटा, मोलैलिटी में मास ऑफ सोलवेंट है, वॉल्यूम नहीं है, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपका वेट कुछ और है मास, और आप दोपहर में यानी कि नून में आप अपना वेट करो, मास करो, वो चेंज हो जाए, नहीं, वो सेम रहता है। तो मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहता है। तो यानी कि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो हम डेली लाइफ में यानी कि मेनली साइंस में हम क्या करते हैं? मोलैलिटी का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बात क्लियर होगी बेटा? तो हमने 6 टर्म डिस्कस कर ली। अब हमारी 7th टर्म है, हम 7th टर्म को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन है बीच में जो हमें पता होने चाहिए। नंबर 7, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई। ये चाई नहीं है, काई, काई से काई। एक्स को थोड़ा लंबा कर देना है, एक्स को पकड़ के थोड़ा खींच दो तो क्या बन जाएगा? काई, ना कि चाई। काई, काई केमिस्ट्री, फिर तो केमिस्ट्री पढ़ोगे, काई बोलते हैं इसको। तो मान लेते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन ही है। बाइनरी सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि जो सोलवेंट है या सोल्यूट है हमारा वो ए है, और सोलवेंट क्या है बेटा? हमारा बी है। ठीक है। तो अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ऑफ ए निकालता हूं, देखो मोल से पता चल रहा है, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Na से, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि Na प्लस नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ बी यानी कि NB। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही मान लो मैं काई ऑफ B निकालता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो तो ऊपर रखना है बेटा और नीचे टोटल आएगा। आपको मैं बता दूं मोल फ्रैक्शन जो होता है जितने भी सोल्यूट और सोलवेंट है इन सब का सम किसके बराबर होता है 1 के। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन में हमने 2 ही लिए हैं बेटा, ठीक है, बाइनरी में तो 2 ही होंगे, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। मैंने A निकाल लिया और B निकालना है तो मैं 1 माइनस करके B निकाल सकता हूं। अगर मान लो n सोल्यूट होते, मान लो इसमें A की बजाय सोल्यूट B C D ऐसे एंड सोन n होता और ये कोई मान लो कोई भी x y z कुछ भी होता x होता, तो इस टाइप पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A B C एंड सोन इन सब का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने भी सोल्यूट और सोलवेंट, सोलवेंट तो एक ही रहेगा, कितने भी सोल्यूट हो सबका सोल्यूट और सोलवेंट का सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो तो वो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। बाइनरी में 2 ही होते इसलिए मैंने 2 के लिए लिख दिया, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब देखो ये भी नंबर ऑफ मोल्स में, ये भी नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये यूनिट लेस होता है क्योंकि मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये हमारा 7th मेथड है मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा 8th मेथड है जिसको हम मास फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या यूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स को, और मास फ्रैक्शन में 8th मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है मास फ्रैक्शन मेथड। हम मास फ्रैक्शन से भी सोल्यूट की प्रेजेंस को बता सकते हैं। इसको भी काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई ऑफ ए होता है मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मैं लिख देता हूं मास ऑफ ए ग्राम्स में होगा डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ठीक है बेटा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे, मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और इन दोनों का सम भी बेटा मोल मास फ्रैक्शन ऑफ ए मास फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर हो रही है बात ये। तो एक फॉर्मूला ये भी है जिसको हम मास फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 8 फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारा 9th फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन, इसको राइट डाउन करते रहेंगे। 9th फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। देखो आप लोगों ने पीपीएम से पता चल गया होगा, पहले तो ये समझो पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत क्या होती है। कुछ ऐसे सोल्यूट है जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें सल्फर डाइऑक्साइड चेक करनी है, वो पर लीटर बहुत कम होती है या पर किलोमीटर बहुत कम होती है। तो ऐसी वैल्यू को हम जो पर लीटर बहुत कम हो मिलियंस में निकालते हैं। आप जैसे देखते हो पोल्यूशन में पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड इतनी पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम देते हैं वैल्यू। अभी कुछ साल पहले 1-1.5 साल पहले मैगी बैन हो गई थी, मैगी के अंदर लेड पाया गया था 17 पार्ट्स पर मिलियन, और वो पार्ट्स पर मिलियन वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैगी क्या हो गई थी, बैन। होना कितना चाहिए था, अप्रोक्सीमेट 2 से 3 पार्ट्स पर मिलियन। अब 2 से 3 पार्ट्स पर मिलियन लेड होना चाहिए था, लेकिन 17 पार्ट्स पर मिलियन बताया गया जैसे न्यूज में बताया गया था। तो उस वजह से मैगी क्या हो गई थी, बैन हो गई थी। बाद में उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली, उसको ठीक कर लिया, और अभी भी मैगी आसानी से मिल रही है, ठीक। तो यानी कि जब वैल्यू को हम पर लीटर बहुत छोटा करते हैं, बहुत छोटा मानते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है, तो उसको हम मिलियंस में पढ़ लेते हैं। तो ये मेनली एटमॉस्फेयर या फिर खाने पीने की चीजों में किसी दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस, केमिकल की प्रेजेंस, इनको रिप्रेजेंट करने में आती है, ठीक। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। मान लो मेरे पास ए है, मैं निकाल रहा हूं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा
मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶। तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन 10⁹। तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁹। तो ये क्या आ जाएगा? पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो कुछ वैल्यू और भी छोटी होती है, जैसे हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ट्रीटियम बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, तो उसको पार्ट्स पर ट्रिलियन में दिखाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, तो इसलिए उसको बताते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन इतना ट्रीटियम है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। एक डेमल भी है बेटा, डेमल होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर के हम स्टडी करते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप अपना डेमल की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। बाकी आपको 9 मेथड्स ही करने हैं मेन। ये सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। 11th और 12th क्लास में ये फॉर्मूले आते ही आते हैं, तो हमें मेनली सभी फॉर्मूलों को लर्न करना है और फिर इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और नॉर्मेलिटी टॉपिक को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मेलिटी टॉपिक होता क्या है। ठीक है, उसमें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करके चलेंगे नॉर्मेलिटी में। ठीक है, तो हमने टोटल 9 मेथड्स डिस्कस किए हैं। आई होप आप इन 9 मेथड्स के नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूले याद करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू।